फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कर रहे थे। उसमें से हमने 2 वंश कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के तीसरे टॉपिक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। खिलजी वंश का अंत करके दिल्ली में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। यह वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर आसीन रहा। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इस वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को पराजित किया और ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। तुगलक वंश ने सल्तनत काल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल का गठन किया। इस वंश में ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे योग्य शासक हुए। तुगलक वंश के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। आगे फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के ये 3 शासक ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी का इतना ना तो उस समय था और ना ही वो इतने इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हुआ मोहम्मद खान, फिर ग्यासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर खान, नसीरुद्दीन महमूद, हुमायूं, नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1394 ईस्वी से 1414 ईस्वी के तक शासन कर रहा था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और 1320 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर वह बैठ गया। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। वह पहला शासक था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। गाजी का क्या अर्थ है? काफिरों का वध करने का वाला। इसीलिए इसे तुगलक गाजी भी कहते थे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के बहुत से आक्रमणों को विफल किया। उसने मंगोलों के 29 आक्रमणों को विफल किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार। ग्यासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति के आधार संयम, सख्ती और नरमी के मध्य संतुलन को बनाया। उसने अमीरों को भूमि पुनः लौटा दी। ग्यासुद्दीन तुगलक ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम और खुतों को अपने जो पुराने अधिकार थे उनके वो वापस लौटा दिए। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए नहरों व कुओं का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करवाने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसने लगान के रूप में 1/10 या फिर 1/12 हिस्सा लेने का आदेश दिया और उसने अपने अधिकारियों को कहा कि इससे ज्यादा कर नहीं ले सकते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने व हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी रूप से लागू करवाया। ने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ व तीव्रगामी बनाया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के स्थान पर उदारता की नीति अपनाई, जिसे वर्णी ने मध्यप्रथी या फिर रस्म ए मियान कहा। ग्यासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान। सबसे पहला है तेलंगाना विजय। जूना खान के नेतृत्व में की सेना ने तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ सेना भेजी और तेलंगाना की विजय के बाद जूना खान का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तिरुपति विजय, जिसे मंगोल विजय कहा जाता है। इसके बाद जूना खान के नेतृत्व में ही उसने मंगोलों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद खुद के नेतृत्व में ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान भेजा और वह बंगाल से जब वापस आ रहा था तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दें और इसके जवाब में जो निजामुद्दीन औलिया था उसने कहा, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। इसका अर्थ है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, निर्माण कार्य है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने किले वाले शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया और यह राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत किला था। मृत्यु। बंगाल से लौटते हुए जब वह लौट रहा था तो 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर
कि एक महल में सुल्तान के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया और उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कब हुई थी? मार्च 1325 ईस्वी में हुई और यह महल था जो जूना खान द्वारा बनाया गया था और यह एक लकड़ी का महल था। और एक इतिहासकार बर्नी के अनुसार उसने जो इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जूना खान को बताया है। अफगानपुर का एक अन्य नाम है, वो है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद का ही दूसरा नाम अफगानपुर है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। ने धर्म व दर्शन को गहराई से पढ़ा और आलोचनात्मक और खुले दिमाग का वह शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल के ऐसे सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक विद्वान, शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। ने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल या रक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो राष्ट्रीय आय थी वो उसे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने करों में वृद्धि कर दी। इस योजना के तहत उसने सबसे पहले यह योजना दोआब के क्षेत्र में लागू की, लेकिन दोआब में उसी समय जब यह योजना लागू की गई तो भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे बहुत सी प्रभावित हुई, उनकी पैदावार प्रभावित हो गई और किसान जब जो थे उनसे राहत की उपेक्षा कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी थे उन्होंने जबरन कर वसूलने के कारण किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह पहला किसानों का विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण कृषि के विकास के लिए उसने दीवान अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और भूमि का अच्छा न होने के कारण उसने अपने जो कृषि संबंधी योजनाएं बनाई थी उसे 3 वर्ष में ही उसे समाप्त करना पड़ा। उसने किसानों को कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाए। आगे राजधानी परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तो दौलताबाद कहा जाता है में स्थानांतरित कर ली। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रख दिया था और जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने इसका नाम फिर से बदलकर दौलताबाद कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से बचना और दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा और उसे फिर से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस योजना के तहत उसने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे व कांसे के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर था। उसने अपनी मुद्रा का निर्माण की विधि को गुप्त नहीं रखा, जिसके कारण घर घर में नकली सिक्का बनने लगा और जो पूरा बाजार था वो नकली सिक्कों से भर भर गया था और उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। प्राकृतिक मुद्रा के चलाने की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली थी? ईरान व चीन से मिली थी। जब तक वह यह समझ पाया कि यह योजना है जो असफल हो गई है, तो उसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है वह उन्हें जमा करवा दे और बदले में चांदी के सिक्के ले ले। खुरासान अभियान योजना। इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण किया। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को की एक विशाल सेना थी जो उसकी उसे 1 लाख का अग्रिम वेतन दे दिया। परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों में समझौता हो गया और सुल्तान की यह योजना भी असफल हो गई और उसके आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। करांचुल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी करांचुल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक तो रास्ता भटक गए और उनमें से कुछ थे जो आपस में लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए थे।
इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही। इसी समय मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ ही 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बेहमन शाह ने की थी। मृत्यु। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात के विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो रास्ते में थट्टा के निकट पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और यहाँ पर 20 मार्च को की मृत्यु हो गई। पर बंदायूनी ने कहा है कि जनता को राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसने अपने पूर्ववर्ती जो शासक थे उनकी तरह वह सक्षम सैन्य नेता नहीं था। फिर भी वह शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का महान निर्माता था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने पूर्व शासकों के द्वारा निर्णयों को वापस ले लिया। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का वर्णन नहीं था उसे लेना बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति। फिरोज शाह तुगलक ने 1253 ईस्वी और 1259 ईस्वी बंगाल को घेरा। जयनगर पर अधिकार। उसने पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए वह प्रसिद्ध था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 करों को समाप्त कर दिया। उसने केवल 4 करों खराज जिसे लगान कहा जाता है, जजिया जो ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी लोगों से लिया जाने वाला कर था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया था। ज़कात इस्लाम के अनुसार 2.5% का दान उन लोगों से लिया जाता था जो मालदार होते थे और उन लोगों में बांट दिया जाता था जो लोग अपाहिज, साधनहीन और असहाय होते थे। आगे है लास्ट कर है जो खुम्मस, जो कि युद्ध में लूटा गया माल था, वो वसूलने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था। 1564 ईस्वी में जो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सभी ऋण उसके द्वारा चुकाए गए और उसने राजस्व अधिकारियों के वेतन भी बढ़ा दिए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए और दीवान ए बुदगान गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। ने व्यापारियों व अन्य यात्रियों के लाभ के लिए सराय और विश्राम गृह का निर्माण करवाया। उलेमाओं के आदेश पर उसने एक नया कर शाही कर लगाया जिसका नाम हक ए शर्ब था, जो कि उपज का 1/10वां भाग वसूला जाता था। नहरों का निर्माण। यमुना से हिसार 150 मील, सतलुज नदी से गग्गर नदी तक 96 मील, गग्गर से फिरोजाबाद, सिरमौर की पहाड़ी से हांसी और यमुना से फिरोजाबाद तक निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने 150 कुएं, 100 पुलों, 50 बांध बनवाए। उसने 1200 के करीब फल के बाग लगवाए। नगर व सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत उसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। जौनपुर, सार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे शहरों का निर्माण शामिल था। जौनपुर जो नगर था उसकी स्थापना उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में मेरठ और खिजराबाद से अशोक के जो 2 स्तंभ लेख थे उन्हें दिल्ली में स्थापित करवाया। उसने एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया जिसका नाम दारुल ए शफा था। इसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया सरकारी अधिकारी थे जो
वो अगर वृद्ध हो जाएँ या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद जो उनकी जो नौकरी थी या जिस वो पद पर होते थे, वो पद उसके पर उसके दामाद या उसके दास को दे दिया जाएगा। फिरोज़ शाह तुगलक ने राजनैतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह, गबन के दंड विधान में जो परिवर्तन कर दिया और कठोर दंड व्यवस्था के स्थान पर सामान्य दंड व्यवस्था लागू की। फिरोज़ शाह तुगलक के उच्च सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर उसने जागीर देना आरंभ कर दिया। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का पुनर्निर्माण भी फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा 1368 ईस्वी में करवाया गया, जो कि बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। दासों की व्यवस्था। फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुँच गई थी और उनकी संभाल के लिए उसने दीवान-ए-बग़दाद की स्थापना की। यह एक दास प्रेमी सुल्तान था। उसने प्रत्येक दास को 10 से 100% वार्षिक वेतन दिया। लेखकों को संरक्षण। शिक्षा के प्रचार के लिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मकबरों की जो स्थापना करवाई थी। उसने शम्स ए शिराज, आरिफ और जियाउद्दीन बरनी को संरक्षण प्रदान किया। बरनी ने फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी आत्मकथा की रचना की। फिरोज शाह तुगलक के शासन में विज्ञान, कला, चिकित्सा और कई संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। मुद्रा में सुधार। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। जैसे पहली है अध, यह तांबे की मुद्रा थी जो कि पीतल पीतल के मूल्य का 1/2 भाग थी। आगे है विश्व, बिख बिख थी जो तांबे की मुद्रा थी, यह भी पीतल के मूल्य का 1/4 थी। चंचगणी, यह चांदी की मुद्रा थी, यह टंके के मूल्य के 1/6। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु थी वो सितंबर 1388 से दिल्ली के हौज खास के परिसर में दफन किया गया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी तो इस प्रकार हैं। फतेह खान और मोहम्मद खान, ये दोनों फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। फतेह खान की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी और मोहम्मद खान को फिरोज शाह तुगलक के दासों ने भगा दिया था। फतेह खान का पुत्र तुगलक शाह उसका उत्तराधिकारी बना और उसने 1388 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक शासन किया। 1389 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का शासक बना। इसके बाद थोड़े-थोड़े समय के लिए और कई सुल्तान बने, पर उनका इतना प्रभाव नहीं था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुल महमूद शाह था। आगे है नसीरुल महमूद शाह। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग्य से कहा जाता है कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक फैला हुआ था, अर्थात बहुत ही कम स्थान पर उनका शासन था जो रह गया था। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सुल्तान गुजरात भाग गया। सुल्तान को दिल्ली से वापस बुलाकर वजीर मल्लू खान ने उसे फिर से गद्दी पर बिठाया। 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का अंत हो गया। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में डिटेल से कर लिया गया है। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आएंगे।